ब्रेकअप जिंदगी में अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद समाजवादी पार्टी के दंगल में रोज नए नए दांव देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पार्टी में अध्यक्ष पद, चुनाव चिन्ह और टिकट के बंटवारे पर अपने पिता से भिड़े मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों की खबर है कि इस बैठक में सभी विधायकों से स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर कराया जाएगा ताकि दस्तावेजों के साथ रामगोपाल यादव के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया जा सके। तो वहीं तीसरी बार विधायकों की बैठक के जरिए अखिलेश शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि अखिलेश गुट से ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कल जो है चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है और उत्तर प्रदेश में अब तारीखों के ऐलान होने के बाद ही समाजवादी पार्टी के दंगल में रोज नए नए दांव भी देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पार्टी में अध्यक्ष पद, चुनाव चिन्ह और टिकट के बंटवारे पर अपने पिता से भिड़े मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है और सूत्रों से खबर है कि इस बैठक में सभी विधायकों से स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे ताकि दस्तावेजों के साथ रामगोपाल यादव के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया जा सके। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव, विक्रम मिश्रा। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी खींचतान जो है वो सपा में जारी है और चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है कि कब इलेक्शंस होंगे, तारीखों की घोषणा कर दी है। सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त कांग्रेस को ही मिलता दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमन्ना यहाँ पर आचार संहिता अब लागू हो चुकी है और लागू होने के बाद से जिस तरीके से सिंबल की लड़ाई समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये नया साल जो है वो बेहतर नहीं होने जा रहा है। कारण साफ है कि मुलायम सिंह यादव से कल कोशिश की गई थी, मोहम्मद आजम खां जो मंत्री हैं उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को एक साथ लाया जाए और चुनाव समर की तैयारी की जाए। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा का पूरा फलसफा जो है वो कहीं ना कहीं फेल्योर कर गया और उसके बाद अभी भी चुनाव आयोग के पास जो है वो सिंबल की लड़ाई समाजवादी पार्टी की जा पहुंची है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इन सभी मसलों को लेकर के सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहने के बावजूद ये जो एंटी इनकम्बेंसी से जूझ तो रही थी, इसके साथ में जो अपनों में अंदरूनी कलह है उससे भी जूझती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तमन्ना जाहिर हो रहा है कि ये नया साल समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो 5KD पे अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई हुई है जिसमें तमाम विधायक जो है वो यहां पर मौजूद होंगे और उनसे ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनसे बाकायदा सिग्नेचर कराया जाएगा स्टैंप पेपर पे और सिग्नेचर कराने के साथ उनसे ये बयान हल्फी लिया जाएगा कि वो अखिलेश यादव के साथ चुनावी समर में उतरेंगे। निश्चित तौर पर यह काफी हतप्रभ करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरीके से अंदर खाने कलह जो चल रही थी उसको अगर देखा जाए तो यह पूरा का पूरा मसौदा कहीं ना कहीं दूसरी ओर ही इंगित कर रहा है कि अब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में सुलह बिल्कुल नहीं हो सकती। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सुलह के कोई स्कोप नहीं है और ऐसे में अब सपा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। मुलायम सिंह यादव के सपोर्टर्स अखिलेश यादव को वोट नहीं करेंगे, अखिलेश यादव के सपोर्टर्स वहां नहीं जाएंगे। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के पास अंदरूनी मतभेद और गठजोड़ के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सभी दलों की नजर समाजवादी पार्टी की कलह पर टिकी हुई है। अगर सपा के दोनों गुट अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो कांग्रेस को किंग मेकर बनने की उम्मीदें परवान चढ़ेगी। सैफई समझौते पर मुहर न लगने की सूरत में समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुलायम के तजुर्बे और शिवपाल की जमीनी पकड़ को समझने में अखिलेश यादव के नाकाम रहने और पार्टी में दो फाड़ होने की सूरत में समाजवादी पार्टी के धड़ों के तीसरे और चौथे नंबर पर रह जाने का अंदेशा हो गया है। ऐसे में नेताजी का आशीर्वाद कितना काम आएगा कहा नहीं जा सकता। नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब काम दिया है, काम किया है और अब तो हम ये कहते हैं कि काम भी बोलता है समाजवादियों का। अखिलेश यादव के पास कांग्रेस का हाथ थामने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। अखिलेश पहले भी कई बार गठजोड़ से 300 सीटें हासिल करने का दम भर रहे थे, लेकिन अपने पिता से बगावत करने से अखिलेश गुट को जितना नुकसान होगा, गठबंधन करने पर उतना ही फायदा कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। इसीलिए कल तक गठजोड़ के सवाल पर बगले झांकने वाली कांग्रेस को यकायक मुंह में जुबान मिल गई है। बात चल रही है
अखिलेश जी ने भी कह दिया है कि वो चाहते हैं ये हो जाए कि हमारी सीटें दोनों की बढ़ जाएंगी, लेकिन अब ये फैसला परिस्थिति करेगी और हाईकमांड करेगा, तो जैसा होगा देखेंगे। यूपी की चुनावी रणभूमि में बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। बीएसपी को अपने वोट बैंक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के जाने से भी मायावती के हौसले पर फर्क नहीं पड़ा है। सपा में टूट के हालात में मायावती बीजेपी को अपना शत्रु नंबर 1 मान रही है। गैर बीजेपी दलों के अलग अलग लड़ने से फायदा बीजेपी को ही होना है। वहीं बीजेपी नोटबंदी को कामयाब बताने के लिए हर चुनावी हथकंडा अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं आरएलडी इस लोकसभा चुनाव में खोई अपनी जमीन को वापस लेने के लिए तिनके का सहारा तलाश रही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि तिनके जोड़कर एक मजबूत गठबंधन खड़ा हो सकता है और ये गठबंधन भले ही सरकार न बना पाए, लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम, हालांकि शीला दीक्षित ने साफ कर दिया है कि अगर कुछ ऐसा गठजोड़ होता है तो वो खुद सीएम पद से सरेंडर कर देंगी, और एक युवा चेहरा वो भी चाहती हैं कि युवा चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर उभर कर आए यूपी में। तो क्या माना जाए कि जो किंग मेकर की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, और दूसरी बात शीला दीक्षित, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं डर है कि वो शीला दीक्षित के नाम पर ज्यादा वोट बटोर नहीं पाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से शीला दीक्षित ने कल जिस तरीके का बयान दिया हुआ है कि उनको भी अगर अच्छा लगेगा अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ हो जाता है, और अखिलेश यादव चूंकि युवा हैं और काम किए हुए हैं, अगर वो यहाँ पर हमारे एक सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या फिर एक तरीके से एक फिनोमिना तैयार होता है, कैंटीन एक तरीके से माहौल तैयार होता है कांग्रेस और सपा का, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, तमन्ना की वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में, उसको संजीवनी मिलने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। संजीवनी मिलने जैसा लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ हो जाता है तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से मृतप्राय पड़ी कांग्रेस जो है उसको संजीवनी मिल जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है यहां पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से 403 विधानसभा सीटों के ऐलान होने के बाद से कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी समाजवादी पार्टी अपने अंदरूनी कलह से उभर नहीं पाई है, और यही ये मौका कांग्रेस तलाश रही है कि अगर ऐसे में गठजोड़ हो जाता है अखिलेश यादव के साथ तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस को जरूर मिलेगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम सियासी दल जो है वो अब गठबंधन के फिराक में लगे हुए हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके राहों को रोका जा सके, उसके विजय रथ को रोका जा सके। आपको याद होगा वो बिहार का इलेक्शन, बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की नींव पड़ी हुई थी और उसमें भी मुखिया के तौर पर मुलायम सिंह यादव को कहीं ना कहीं महागठबंधन का अध्यक्ष माना गया था। हालांकि बाद में जरूर उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन उसी तरीके का एक तरीके से नींव जो है यहां भी बननी शुरू हो गई है, जिसमें छोटे दल, चाहे वो आरएलडी की बात करें, जेडीयू जिसका बहुत ज्यादा वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, आरएलडी जिसका बहुत ज्यादा वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये तमाम सियासी दल जो है वो मिल करके कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा घटक दल तैयार करके और बीजेपी के सामने उतरा जाए, और बीजेपी के सामने उतरने के साथ साथ ये कोशिश की जाए कि जो विधानसभा 2017 का है उसमें जीत हासिल किया जाए। तमन्ना जी, विक्रम बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चंद सियासी चेहरों के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। मुद्दे चाहे जो भी हों, इस बार चुनाव में जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सा राजनीतिक दल किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है। तमाम मुद्दों के अलावा कुछ बड़े चेहरे यूपी की सियासत में काफी अहम साबित हो सकते हैं। यूपी में 14 साल से सत्ता से बाहर बीजेपी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी। इसकी सहयोगी अपना दल को 23 सीट मिली थी। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के बीच बीजेपी राज्य में एक बार फिर मोदी की लहर की उम्मीद कर रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। हालांकि दिल्ली और बिहार में करारी हार को बीजेपी भूली नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी ने अपने बूते पहली सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की अलग इमेज है। खासतौर पर मोदी की तरह उन्होंने भी युवाओं के बीच पहचान बनाई है। पार्टी के अंदर मचा सियासी घमासान से निपटना हालांकि उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन तरक्की पसंद और युवा होने का उन्हें फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में मई 2002 के बाद यानी 14 साल से बीएसपी या सपा की सरकार रही है।
पिछले कुछ अरसे से मुलायम परिवार में चल रहे संग्राम को मायावती भी भुना सकती हैं। कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर वो मुखरता से अपना पक्ष रख सकती हैं। हालांकि बीएसपी के लिए चिंता की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अलग किरदार निभा सकते हैं। अखिलेश जहां विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, वहीं मुलायम सिंह मुस्लिम यादव फैक्टर को बनाने की कोशिश करेंगे। सपा के परंपरागत वोटरों के बीच मुलायम की पकड़ अखिलेश से बेहतर मानी जाती है। हालांकि बेटी की बगावत पिता की राह में रोड़ा बन सकती है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की हामी भरी है, लेकिन माना जा रहा है कि वो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगी। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि प्रियंका अगर कांग्रेस की लीड इलेक्शन कैंपेनर बनती हैं, तो कई सीटों पर असर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक बार फिर से रुक करते हैं, विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, चुनाव चिन्ह बड़ा या फिर चुनावी चेहरा बड़ा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है, वह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि गठबंधन हो जाता है तो एक संकेत दे दिया है कि शीला दीक्षित सरेंडर कर देंगी सीएम के चेहरे से। अब बसपा की बात करें तो मायावती का चेहरा है, और अखिलेश यादव की बात करें तो उनके पास तो सिंबल ही नहीं है। तो किसके बलबूते पर चुनाव लड़ा जा सकता है और किसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, सिंबल का या चेहरे का? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक तरीके से रणक्षेत्र जो है वो बिक चुका है, और साफ तौर पर यहाँ कोशिश ये होगी कि यहाँ पर अखिलेश यादव के चेहरे के साथ समाजवादी पार्टी उतरना चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से संकेत भी दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से कि ये पूरा का पूरा समाजवादी कुनबा जो है वो एक होने नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अब जो है अखिलेश यादव का चेहरा, अगर दूसरे सिंबल के साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, अगर गठबंधन होता है तो शीला दीक्षित मतलब कांग्रेस और प्लस अखिलेश यादव की जो नई पार्टी का ऐलान करेंगे वो, इसके अलावा तमाम जो सियासी दल, छोटे दल जो हैं, वो कहीं ना कहीं मिलजुल करके एक तरीके से चुनाव मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी दल के ऊपर एक कहावत बड़ी सटीक यहां पर बैठ रही है कि अब तो बदले बदले सरकार नजर आते हैं, सबके बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ये साफ तौर पर यहां जाहिर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सियासी दलों की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव अब अलग हो चुके हैं, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि वो अब एक तरीके से उनको मार्गदर्शक की भूमिका में ही देखना चाहते हैं, वो सक्रिय राजनीति में ना रहें। ये तमाम ऐसी अटकलें हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए नया साल और ये जो 2017 का चुनाव है वो बेहतर नहीं होने जा रहा है। ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें सत्ता पर काबिज पार्टी जो है वो अपने ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जबकि चुनाव में जाने का वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। 1 महीने से कम का भी वक्त बचा हुआ है जब पहले चरण का मतदान हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब जो है गठबंधन के सहारे ही समाजवादी कुनबा जो है वो अब ये कोशिश कर रहा है कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा जा सके। तमन्ना, चलिए विक्रम, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी खींचतान जो है वो सपा में चल रही है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस को। कांग्रेस अगर गठबंधन कर देती है तो शीला दीक्षित शायद फिर सीएम के पद के उम्मीदवार ना रहे और अखिलेश यादव का चेहरा जो है वो उभर कर सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी माहौल भी गर्मा गया है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां नोटबंदी से हुए नुकसान के मुद्दे को असरदार मान रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी काफी अहम रहेंगे। आइए देखते हैं कि यूपी चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे। आमतौर पर विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय प्रादेशिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। दशकों बाद शायद ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी दल नोटबंदी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी नोटबंदी और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनाव में भी जाने की तैयारी कर रही है। इसलिए जहां समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं, आपके पार्क बन रहे हैं, चीजें जो पुरानी थी उनको संरक्षण करके सुंदर बनाने का काम हो रहा है, पुल, सड़क, बिजली का इंतजाम। कांग्रेस नोटबंदी को जमकर हवा देने की फिराक में है, लेकिन किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए राहुल गांधी लंबे वक्त से रहनुमाई कर रहे हैं। यही वजह रही है कि विपक्षी एकजुटता को किनारे पर रख राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और किसानों की कर्ज माफी की गुहार लगाई। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसान की मांगे सुने, किसान का कर्जा माफ करें, बिजली बिल हाफ करें और उनको सही दाम दिलवाएं। कांग्रेस मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले भी बार बार उछाल रही है। वहीं बीजेपी राहुल के हंसी में टालने की कोशिश में लगी है। बीजेपी का मानना है कि जवाब देने पर बात निकलेगी और अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ऐसे में नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस को बता पाएगी। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों।
हाँ, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। बीजेपी यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा रही है, तो मायावती पर भी भ्रष्टाचार का मामला उछाल रही है। वहीं मायावती ने भी दोनों मोर्चे खोल रखे हैं। 104 करोड़ रुपए पार्टी के बैंक खाते में मिलने की खबर के प्रचार और भाई के खिलाफ सीबीआई के मामला दर्ज किए जाने से बसपा सुप्रीमो तमतमाई हुई हैं। इसीलिए उनके निशाने पर पहले बीजेपी है, फिर समाजवादी पार्टी। बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें भी परेशान कर सकते हैं, और मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोगों को ये परेशान कर भी रहे हैं। फिलहाल नोटबंदी, किसान, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे एक दूसरे के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे धर्म और जाति के मुद्दे चुनाव प्रचार में हावी होते जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। लेकिन आजादी के बाद से जाति और धर्म के नाम पर वोट के लिए समाज को बांटने की राजनीतिक दलों की आदत जल्द जाती नजर नहीं आ रही है। इन हालात में बहुत से नेताओं और प्रत्याशियों के भाषण और बयानों पर अदालतों में बड़ी तादाद में मामले दर्ज होने का अंदेशा है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ रजत मिश्रा, APN। एक बार फिर से रुक करते हैं, संवाददाता विक्रम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, लोग चेहरे और पार्टी को देखकर वोट देते हैं या फिर मुद्दों को देखकर? और जहां तक मुद्दों की बात है, इस बार डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा आ रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है, महिलाओं का मुद्दा जो हमेशा की तरह आता था लेकिन उसका कुछ होता नहीं था, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा यूपी में अगर खासतौर देखा जाए तो यूपी महिलाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है वो सबको नजर आती है। इस बार महिलाएं गायब दिख रही हैं। तौर पर जिस तरीके से मुद्दों के सहारे ही पूरी राजनीति जो है वो चलाई जाती है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर अखिलेश यादव सरकार की अगर बात करें, जिस तरीके का पिछला टेन्योर उसका रहा हुआ है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर काम उसने किया हुआ है। 1090 की बात की जाए, डायल 100 की बात की जाए, एक्सप्रेसवेज की बात की जाए, मेट्रो की बात किया जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन 10 सालों को भी नहीं भूला जा सकता जिसमें कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हुई है। उस दरमियान एजुकेशन को लेवल को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मुद्दों के हिसाब से ही राजनीति पूरी गरमाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरी की पूरी जनता जो है ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर खींचतान मचा हुआ है, मुद्दे जो है तमाम यहां पर है। नोटबंदी एक बड़ा मसला जो है इस चुनाव में उभर के आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोग कतार में लगे रहे, इसके बाद अपने पैसों को लेकर के तमाम जो RBI के रूल जो है वो चेंज होते रहे। नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में बिना तैयारी के एक तरीके से ये मुद्दा जो है वो लाद दिया। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता एक मन बना चुकी है कि आने वाले दिनों में नोटबंदी के हिसाब से समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरीके से खींचतान चल रही है, इसके हिसाब से अन्य जो मसले हैं उसके हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के प्रदेश सरकार ने तमाम दावे और वायदे किए थे। लेकिन बुलंदशहर की घटना, मैनपुरी में हाल में हुई वो घटना, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं पोल खोलती हैं सरकार के उन दावों की जो सरकार ने वायदे और दावे किए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मसले हैं, सारे जो मुद्दे हैं, ये आगामी चुनाव में उभर के आएंगे और जनता सबका हिसाब सरकार से आने वाले दिनों में लेने वाली है। तमन्ना। चलिए विक्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दों पर राजनीति होगी और कितने मुद्दे, ये हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दल जितने भी मुद्दे और जितने भी सुरक्षा के दावे करती है वो कितने खोखले और कितने कारगर साबित होते हैं, ये हम सबको पता है। फिलहाल राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा का दौर अब शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग का दौर 4 फरवरी से शुरू होगा और वोटों की गिनती जो होगी वो 11 मार्च को होगी। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण में वोट पड़ेंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव करवाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। दूसरे चरण में तराई और रुहेलखंड के 11 जिलों की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा।
तीसरे चरण में मध्य उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट पड़ेंगे। चौथे चरण में बुंदेलखंड और सीमांत पूर्वांचल के 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में पूर्वोत्तर यूपी के 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदाता अपने हक का इस्तेमाल करेंगे और सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। इसमें पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट पड़ेंगे। After completion of polling in all states, as described before you, the counting will take place on 11th March, Saturday. उत्तर प्रदेश में अगर 2012 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 403 में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 80 सीटों के साथ बीएसपी दूसरे और 47 सीटों के साथ बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। 2012 में कांग्रेस के 28 उम्मीदवार जीते थे। जहां तक पिछले लोकसभा चुनाव का सवाल है तो लोकसभा की 80 सीटों में से 73 पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 5 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका था। अनिल सिंह, एपीएन, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। इन राज्यों में 4 फरवरी को वोट पड़ना शुरू होंगे और 8 मार्च तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने 4 और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव करवाने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। साथ ही गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 4 मार्च को 38 सीटों पर और 8 मार्च को 22 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा और बुधवार के दिन। जहां तक उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का सवाल है तो उत्तराखंड और पंजाब में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रुपए रखी गई है। मणिपुर और गोवा में खर्च की सीमा 20 लाख रुपए होगी। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 11 मार्च को होगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन राज्यों के लिए नई स्कीमों की घोषणा नहीं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव पर नजर रखने के लिए कई नए उपाय अपनाए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के खर्चों और प्रचार पर भी लगाम के लिए भी नए नियम बनाए हैं। साथ ही उम्मीदवारों को भी संपत्ति के शपथ पत्र के अलावा बकाया भुगतान का हलफनामा भी मांगा जाएगा। सपा में चल रही खींचतान के बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि वो वक्त आने पर उचित फैसला करेगी और केंद्रीय बजट के जो बजट को लेकर सवाल है उन पर भी कुछ किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनावी दंगल शुरू हो गई है। हर छोटा बड़ा राजनीतिक दल कुछ समय इन चुनावों के लिए कमर कस रहा था। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह किस धड़े के पास जाएगा। इस बाबत मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से अलग अलग मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर दोनों धड़ों में सुलह नहीं होती है तो चुनाव चिन्ह और असली समाजवादी पार्टी के बारे में फैसले की गेंद चुनाव आयोग के पाले में ही होगी। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। कुछ ऐसा ही सवाल केंद्रीय बजट को लेकर के भी उठ रहा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है और चुनाव आचार संहिता आज ही लागू हो चुकी है। नियमों के मुताबिक केंद्र या राज्य मंत्री या अधिकारी किसी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकते, यानी नए ऐलान नहीं कर सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ही चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक उन्हें इस बारे में एक प्रस्ताव मिला है। The commission has received one representation
as you might have read in the public domain, sent by some political parties. And this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation and in due course of time will take an appropriate call on this. चुनाव में एक और नियम है कि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अलग अलग समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ावा मिले और वोट पाने के लिए किसी भी स्थिति में जाति या धर्म आधारित अपील भी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही 2 जनवरी को फैसला दिया कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) का उल्लंघन होगा और ये गैर कानूनी है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी हरकतों पर रोक लगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है। हमारा आयोग के जो लॉ डिपार्टमेंट हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए और भी अहम हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करते समय जातियों के आधार पर दिए गए टिकटों का ब्यौरा दिया है और मुसलमानों से बीएसपी को वोट देने की अपील की। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। चुनाव आयोग ने इन नियमों का पालन करवाने के लिए तमाम इंतजाम भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। चुनाव में सुरक्षा इंतजामों के लिए 850 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भेजी जाएंगी और चुनाव आयोग ने 1000 कंपनियों की मांग की थी। जिन राज्यों में पहले चुनाव होंगे वहां फोर्स पहले जाएगी, उसके बाद आगे चुनाव होने वाले इलाकों में फोर्स को भेजा जाएगा। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जब तारीख तय कर ली है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे और सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पटना पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद लौट आएंगे। प्रधानमंत्री के पटना आगमन को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री आज 11:55 पर पटना हवाई अड्डे पहुंचेंगे और समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे अपना संबोधन देंगे। इसके बाद लगभग 2:30 बजे वो गांधी मैदान से पटना हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और अब बात नोटबंदी की। नोटबंदी पर सियासी नाकेबंदी जारी है। नोटबंदी के कारण जनता को हो रही परेशानी से चिंतित कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि वो आज से देश के सभी जिला मुख्यालयों को और 8 जनवरी को सभी ब्लॉक ऑफिस में प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि नोटबंदी के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ 29 और 30 दिसंबर को भी केंद्रीय और राज्य लेवल पर प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने नोटबंदी को शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा है कि 40 दिन में 64 बार गाइडलाइंस बदली गई। इससे पता चलता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। ये फैसला सिर्फ 1% पूंजीपतियों के फायदे के लिए किया गया। राज्य को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने के विरोध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के तुरंत बाद रावत अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। इससे पहले उन्होंने भागीरथी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर उत्तराखंड सरकार के मास्टर प्लान को खारिज करने के खिलाफ प्रदर्शन की योजना की घोषणा की थी। रावत की सरकार पिछले साल कुछ दिनों के लिए बर्खास्तगी का सामना कर चुकी है। रावत का केंद्र से अक्सर टकराव रहता है। और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं
पर घर में जबरदस्ती घुसने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोलकाता में कैलाश बोस स्ट्रीट स्थित उनके घर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरन घुसने की कोशिश की। इस घर में बाबुल सुप्रियो के माता पिता रहते हैं। बाबुल ने कहा कि ये दुख की बात है कि मैं एक मंत्री हूं, मुझे हर जगह सुरक्षा मिलती है, लेकिन गरीब बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का क्या जो जमीन पर है। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों ने पीएम मोदी के आवास तक बुधवार को मार्च किया। हालांकि इन सभी को 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। और हाल ही में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दिल्ली को दूसरे मेट्रो के मुकाबले दिल्ली सबसे खराब शहर बताया गया है। इससे बेहतर मुंबई और बेंगलुरु को बताया गया है, लेकिन आईटी सिटी बेंगलुरु में भी कामकाजी लड़कियां बहुत सुरक्षित नहीं हैं। आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें देर रात स्कूटर से वापस लौटती युवती को रोककर किस तरह से छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी के बाद बदमाश आराम से भाग भी निकलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर जाहिर किया है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु के कुछ युवाओं की शर्मनाक तस्वीर पूरे देश ने देखी, लेकिन इस घटना के बाद एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बेंगलुरु के एक इलाके में सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज कैद हुई है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवती न्यू ईयर के कार्यक्रम के बाद देर रात करीब 2:30 बजे घर वापस लौट रही है। उसी समय स्कूटर सवार तो बदमाश अचानक आते हैं और उनमें से एक बदमाश लड़की का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। लड़की को कुछ शक होता है और वो तेजी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटर सवार शख्स उतरकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। लड़की से अभद्रता करने के बाद दोनों लड़के स्कूटर से भाग निकलते हैं। जिस वक्त ये शर्मनाक घटना हुई, मौके पर कई लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी लड़की की मदद करने की कोशिश तक नहीं की। ये पूरी वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे मकान मालिक ने पुलिस को सौंप दिया। बेंगलुरु के एक इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जितनी डरावनी हैं, उतनी ही शर्मनाक भी। इस घटना के बाद एक बार फिर मेट्रो शहर बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चुनाव से पहले बजट की घोषणा न हो, इसलिए जल्द ही शिवसेना के सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। दरअसल कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की तारीख की घोषणा की है। 4 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा और शिवसेना का कहना है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते। चुनाव से पहले बजट की घोषणा वोटर्स को बहला सकती है, जिसका असर वोट बैंक पर भी पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता स्वीटी अधिमूलम का। स्वीटी, वैसे तो शिवसेना सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, लेकिन एक बार फिर से आमने सामने खड़ी है। जी बिल्कुल, जल्द ही जो है जितने भी सांसद हैं शिवसेना के, वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मुलाकात करेंगे और उन्हें मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि कल ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों के जो चुनाव है वो उनकी तारीख जो है वो तय हो चुकी है और उसकी घोषणा भी कल हो चुकी है। तो ऐसे में बजट जो 1 फरवरी के दिन जो है वो घोषित होगा, उसे कहीं ना कहीं टाला जाए। इसीलिए जो है जितने भी सांसद होंगे शिवसेना के, वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे कि बजट को टाला जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बजट का असर वोटरों पर पड़ सकता है और उसका फायदा सीधा जो है बीजेपी को मिल सकता है। वही शिवसेना का कहना है कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो पूरे देश के हैं और किसी पार्टी के नहीं है। तो ऐसे में जो बजट की घोषणा होगी उसका असर बीजेपी को होगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए उसका फायदा रोकने के लिए जो है शिवसेना और अन्य जितने भी पार्टियां हैं जिन्हें इसका नुकसान हो सकता है, वो अब राष्ट्रपति की ओर रुख करेंगे। वही बता दें कि फरवरी में न केवल 5 राज्यों के बल्कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी है, जो सबसे महंगी बजट वाली जो है महानगर पालिका अन्य राज्यों के मुकाबले पहचानी जाती है। तो ऐसे में इस पर पिछले 20 सालों से शिवसेना काबिज है, सत्ता पर है। तो ऐसे में शिवसेना कहीं भी नहीं चाहती कि उनके वोटरों को इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं बहलाया जाए, फुसलाया जाए, और इसीलिए जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिवसेना के सांसद जरूर मिले।
और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सरकारी महकमे की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं सत्र के मद्देनजर विपक्ष का रुख अभी से सख्त है। 16 वर्षों में झारखंड विधानसभा का ये सबसे छोटा बजट सत्र होगा, जिसको लेकर विपक्ष काफी नाराज है। इस बार के बजट सत्र के में मात्र 16 कार्य दिवस हैं और सभी विभागों के बजट पर चर्चा नहीं हो पाएगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन का सामना नहीं करना चाहती है और इसके पीछे मुख्य वजह है सरकार की जनविरोधी नीति। और हमारे साथ रांची से जुड़े हैं हमारे संवाददाता रफी सामी। रफी, तमाम बड़ी खबरें रांची की। जी, झारखंड की अगर महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो झारखंड में आगामी 17 जनवरी से बजट सत्र, विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के सरकारी महकमे पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है। जहां बजट सत्र को लेकर के सरकारी महकमे अपनी तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी सदन में सरकार को घेरने को लेकर के पूरी तैयारी कर रही है। साथ ही साथ विपक्ष ने सवाल भी खड़ा किया है कि झारखंड निर्माण के बाद से अब तक जितनी विधानसभा बजट सत्र हुई है, यह बजट सत्र की अवधि सबसे छोटी रखी गई है। इसे देखते हुए विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि रघुवर सरकार नहीं चाहती है कि ज़्यादा लंबा बजट सत्र चले ताकि जनता के मुद्दे को हल किया जा सके, जिसको लेकर के विपक्ष अभी से ही हंगामे का रुख देखने को मिल रहा है विपक्ष का, और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। विपक्ष पूरी तरह से जिस तरह से सरकार को हर एक मुद्दे में, हर एक सरकार के निर्णय पर घेरने की कोशिश करता चला रहा है, इस बार बजट सत्र की कम अवधि होने के कारण अभी से ही विपक्ष हंगामे के मूड में है और आरोप सरकार पर लगा रहा है। वहीं सरकारी महकमे का कहना है कि भले ही बजट सत्र की अवधि जो है वो कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जनता के फैसलों का, जनता के समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हित का, जनता के विकास के योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से लगातार इस बात को रख रहा है और विपक्ष जिस तरह से पूरी तरह से हंगामे के मूड में है, या विपक्ष जिस तरह से सरकार को पर लगातार आरोप लगा रहा है, उस आरोप को सरकार कहीं न कहीं बेबुनियाद और बेफजूल बताता चला रहा है। सरकार का कहना है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, इसलिए विपक्ष हमेशा ऐसे मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहा है जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई ठोस नहीं है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर झारखंड में जारी है। वहीं बजट सत्र को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार का कहना है कि इस बजट सत्र में जैसा कि जनता के हित के विकास को लेकर के पहल करनी है, उसे लेकर के पहले ही प्री बजट समारोह संगोष्ठी कर करके मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के विभिन्न जिलों में जनता से भी उनकी बात सुनने की कोशिश की है, जनता से भी पहल सुनने की कोशिश की है, ताकि बजट सत्र बेहतर हो और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, जनता के ज़्यादा हितों का फैसला लिया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रफी सामी, आप तमाम जानकारी आप देने के लिए झारखंड की खबरों की। आगे बढ़ते हैं तो मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। यूएई ने भारत का साथ देते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई की है और यूएई ने दाऊद की दुबई में करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, जिसमें दाऊद के एक होटल और कई रियल एस्टेट से जुड़ी प्रॉपर्टी शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सौंपे गए डोजियर के बाद पर यूएई सरकार ने दाऊद पर नकेल कसी है। दुबई की इन आलीशान इमारतों को देखिए। इन्हीं इमारतों में कहीं भारत के सबसे बड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तमाम संपत्तियां छिपी हुई थी। मोदी सरकार ने दाऊद इब्राहिम की सारी डॉनगिरी खत्म करने की शुरुआत कर दी है। भारत की एक गोपनीय सूची मिलने के बाद यूएई सरकार ने हाल में दुबई की दाऊद की संपत्तियों पर जांच शुरू की थी। ये लिस्ट यूएई प्रशासन को तब दी गई थी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल यूएई का दौरा किया था। उस वक्त भारत सरकार ने यूएई सरकार से अपील की थी कि वो दाऊद और उसके क्राइम सिंडिकेट से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करे। भारत के डोजियर में कुछ संपत्तियों का जिक्र भी किया गया था और खास तौर से गोल्डन बॉक्स नाम की कंपनी का जिक्र था, जिसे दुबई में कथित तौर पर दाऊद का भाई चलाता है। डोजियर में बताया गया था कि इस कंपनी को दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम चलाता है। मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशें कर रही है। वो किस तरीके से किया जा रहा है अभी इसको बताया नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा था कि हम दाऊद को लाकर रहेंगे। भारत के पास ये साबित करने के लिए पुख्ता खुफिया जानकारी है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। मैं समझता हूं कि बहुत जो प्रयास चल रहे हैं उन सब सारी चीजों की चर्चा वगैरह नहीं की जाती है। पीएम मोदी अगस्त 2015 में यूएई की यात्रा पर गए थे, सिर्फ एक इरादे के साथ कि किसी तरह अंडरवर्ल्ड डॉन पर शिकंजा कसा जा सके। इस दौरान अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। दुबई यात्रा से पहले दाऊद की प्रॉपर्टी का डोजियर तैयार कराया गया। जैसे ही डॉन के खिलाफ सबूत मांगे गए, यूएई सरकार को वो कागजातों का पोथा सौंप दिया गया। मोदी सरकार की पहल पर यूएई सरकार ने दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल को यूएई सरकार ने दाऊद इब्राहिम के डोजियर पर कार्रवाई करने की जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो डोजियर यूएई सरकार को सौंपा था, उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जाली नोट वसूली, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। So we do try to downgrade their intentions, and in that we use the tools of diplomacy, the tools of deterrence, the tools of counter propaganda, everything that goes. जानकारी के मुताबिक डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए भारत के खुफिया अधिकारियों की एक विशेष टीम काम कर रही है। इस टीम में 50 से अधिक काबिल अफसर शामिल हैं। इसमें खुफिया विभाग के साथ सीबीआई, रॉ, ईडी, आयकर विभाग, एफआईयू और इंटरपोल विंग के अधिकारी शामिल हैं। यह टीम दाऊद के हर हरकत पर नजर रखती है। अब देखना है कि आखिर दाऊद कब भारत के हाथ आता है। आकांक्षा सिंह के साथ प्रभु, एपीएन। और एक चौंकाने वाले फैसले में महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 की कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि धोनी ने वनडे और टी20 टीम की कैप्टनसी से हटने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो वनडे और टी20 टीम का हिस्सा बने रहेंगे और टीम के लिए खेलते भी रहेंगे। अब वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कैप्टनसी नहीं करेंगे। धोनी ने 199 वनडे और 72 टी20 मैचेस में भारत की कैप्टनसी की है और इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 5 जनवरी को होनी है। धोनी के अचानक फैसले की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन 2019 के विश्व कप से काफी समय पहले उन्होंने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी है। ऐसे में नए कैप्टन को काफी समय मिल जाएगा। माना जा रहा है कि अब वनडे और टी20 की कप्तानी की कमान विराट कोहली को सौंपी जा सकती है। जो टीम होता है वो एक आपका फैमिली बन जाता है, वो एक्सटेंशन हो जाता है फैमिली का ही। तो आप हर समय यही चाहेंगे कि जो फैमिली है वो तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, और बहुत अच्छा निर्णय। बट हाँ, एक तरफ से कभी कभार खराब ये भी लग रहा है कि एक जो ईरा था कैप्टन कूल या धोनी कप्तानी का, वो खत्म हुआ है। डिसीजन लिया है जिसको हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। और धोनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 में उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीती और टेस्ट क्रिकेट में भी वो नंबर 1 रहे। उनका जो ये सफर रहा है बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि एक बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं और उनके अंडर इंडियन टीम ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा था कि ये धोनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कब कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और शायद धोनी ने वही अपनी महानता इसमें भी दिखाई है। आई एम वेरी शॉक्ड कि इसने वनडे कैप्टनसी छोड़ दी, और मतलब इतना शॉक्ड हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, और आप लोग से ये पता चला मुझे। He was such a good captain. I mean, right now he is the most eligible captain of India, and I'll miss him a lot. और अब बात बॉलीवुड की। आज दीपिका पादुकोण का बर्थडे है और दीपिका बॉलीवुड की वो अदाकारा है जो अपनी बेहतरीन अदाकारी और बेपनाह खूबसूरती की वजह से आज बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में से एक है। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में हुआ था। वो मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बड़ी बेटी हैं और खुद भी बैडमिंटन की बड़ी अच्छी प्लेयर हैं। जब दीपिका 1 साल की थी तभी उनका परिवार बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। दीपिका ने अपनी पढ़ाई वहीं से की। 2007 में फराह खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में एंट्री की और शाहरुख खान की हीरोइन बनी। उस साल दीपिका को बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिला था। तो चलिए, दीपिका पादुकोण को हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे उनका ये साल बेहद ही बेहतरीन हो। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।